फार्माकोलॉजी का फार्मा कुलिनर्जिक एगोनिस्ट। कुलिनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ड्रग विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक, फिर जो कुलिनर्जिक एगोनिस्ट है वो दो किस्म की है, डायरेक्ट कुलिनर्जिक एगोनिस्ट और इनडायरेक्ट। आज हम डायरेक्ट कुलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ेंगे। डायरेक्ट टाइप्स, उसका जो पहला टाइप है डायरेक्ट कुलिनर्जिक एगोनिस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कुलिनर्जिक एगोनिस्ट वो है जो डायरेक्टली कुलिनर्जिक रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को एनहेंस कर देता है। तो ड्रग्स विच डायरेक्टली bind to cholinergic receptor and activate and activate it। कुलिनर्जिक में मस्कोरेनिक रिसेप्टर है और निकोटेनिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो उसमें जो पहला है वो है बेटानिकोल। बेटानिकोल मेनली एक्ट करता है M3 रिसेप्टर पे। ज्यादातर जो ड्रग है वो M3 रिसेप्टर, और M3 रिसेप्टर की फंक्शन आप जरूर याद रखें। M3 रिसेप्टर पे काम कर देता है, मेनली एक्ट ऑन M3 रिसेप्टर, लेकिन ये स्पेसिफिकली ज्यादातर M3 रिसेप्टर पे GIT और यूरिनरी ब्लैडर एंड GIT। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जब M3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, यूरिनेशन। डिट्रूसर मसल, इस तरह अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसमें स्फिंक्टर है, जो डिट्रूसर मसल है उसकी कंट्रैक्शन होती है और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन, और उसकी वजह से यूरिनेशन। तो डिट्रूसर मसल कंट्रैक्शन और दूसरा स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, यूरिनरी स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। फिर इन दोनों की वजह से क्या होगी, यूरिनेशन। यूरिनरी स्फिंक्टर। दूसरा, जब ये GIT पे काम कर देता है तो उसकी वजह से उसकी GIT मोटिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। उसकी फंक्शन आप याद रखें तो उसकी ड्रग पर आसान है। GIT मोटिलिटी इंक्रीज होगी
अब बेटानिकोल हम कौन कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं, मसला कहाँ कहाँ पे हो तो उसकी यूजेस होगी बेटानिकोल की। हाँ, यूरिनरी रिटेंशन, जब यूरिनेशन नहीं होगी तो यूरिनरी रिटेंशन में हम ये देते हैं, तो यूजेस यूरिनरी रिटेंशन में देते हैं। और दूसरा इलियस, इलियस कहते हैं टेम्पररी लॉस ऑफ जीआईटी मोटिलिटी, टेम्पररी लॉस ऑफ बाउल, लॉस ऑफ बाउल इज द टर्म यूज फॉर इंटेस्टाइन। तो ये इसका मतलब है कि जीआईटी पैरालिसिस में हम ये दे सकते हैं, ठीक है। जीआईटी पैरालिसिस में बिथानिकोल, यूरिनरी रिटेंशन हो तो उसमें भी हम दे सकते हैं। दूसरा जो है वो है मीथाकुलीन, वो हमने कल भी पढ़ा था, मीथाकुलीन सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एसिटाइलकोलिन है ये, और ये आस्थमा में जो मीथाकुलीन चैलेंज टेस्ट में उसमें यूज होते हैं, और ये मेनली एक्ट कर देता है M3 रिसेप्टर पे, मेनली एक्ट ऑन M3 रिसेप्टर इन ब्रोंकस। ब्रोंकस में जब ये एक्टिवेट हो जाए M3 रिसेप्टर तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन या ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी। तो क्या होगी उसकी वजह से, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ये तो हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं देते, ये तो टेस्ट है। जब हम ये मेथाकुलीन दे दे तो ब्रोंकस की कंट्रैक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन की वजह से फिर जो फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो ड्रॉप होगी 20% से ज्यादा, अगर 20% से कम है तो फिर वो नॉर्मल है, और 20% से ज्यादा है तो फिर आस्मा कंडीशन है। आस्मा में तो पहले से वो कंस्ट्रक्टेड है, नैरो है, और आप मेथाकुलीन भी दे दे तो वो मजीद नैरो करेगी ब्रोंकस को, ठीक है। तो मेथाकुलीन चैलेंज टेस्ट, अगर आप ये दे दें ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी तो फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम होगी। If forceful expiratory volume in 1 second drop by 20% or more, then it will be considered as asthma positive। तो फिर ये टेस्ट पॉजिटिव होगी, वो आस्थमा कंसिडर होगी, then it is positive, पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या होगा, आस्थमा। तीसरा जो इसमें है वो है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन हमने सिर्फ पहले M1 में लिखा था, लेकिन ये
मेनली M3 पे काम कर देता है, उस पे भी काम कर देता है। तो किसकी, मिथाकोलिन की, ये टेस्ट के लिए यूज करते हैं। पाइलोकार्पिन ये M3 रिसेप्टर पे काम कर देता है आई में, सैल्यूरी ग्लैंड में और लैक्रिमल ग्लैंड। सिक्रीशन M3 रिसेप्टर की जो फंक्शन हमने लिखे थे उसमें हमने सिक्रीशन लिखे थे, तो सिक्रीशन में लैक्रिमेशन भी आता है, सलाइवेशन भी आता है। क्या M1 के एगोनिस्ट में हमने पाइलोकार्पिन लिखे थे, वो भी है, लेकिन ये मेनली एक्ट कर देता है M3 रिसेप्टर पे, एक्ट ऑन M3 receptor and I salivary gland, lacrimal gland। अब आई में ये प्यूपल की कंस्ट्रक्शन कराता है। प्यूपल की जब कंस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर अकोमोडेशन में हेल्प, ये अकोमोडेशन कराता है। जब किसी को नजदीक की चीज नजर नहीं आती तो वो तो इस तरह नहीं करते कि प्यूपल को ओपन कर देते हैं, वो इस तरह करते हैं कि उसको इसकी अकोमोडेशन हो जाए। तो प्यूपल कंस्ट्रक्ट कराते हैं ताकि अकोमोडेशन हो जाए, तो इट हेल्प इन अकोमोडेशन। ये क्या कराता है, मायोसिस। जब ये एक्टिवेट हो जाए तो मायोसिस, मायोसिस का मतलब है प्यूपल कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल। और दूसरा उसका काम है एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। ये इस तरह। और सलाइवरी ग्लैंड में फिर इसको देखें कि एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो ये किस तरह इंक्रीज कर देता है। आई की 3 लेयर है, आई की 3 लेयर है। इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें, फिर आपको आई के स्ट्रक्चर में मसला नहीं होगा। आई के 3 लेयर है। आउटर लेयर जो व्हाइट पार्ट है उसको स्क्लेरा कहते हैं, व्हाइट पार्ट को स्क्लेरा। जो ब्लैक पार्ट है उसको कॉर्निया, ब्लैक पार्ट को कॉर्निया। और कॉर्निया और स्क्लेरा जो जिस पॉइंट पे अटैच है उसको लिम्बस। उसका दूसरा लेयर को मिडल लेयर कहते हैं, उसको यूवियल लेयर भी कह सकते हैं। उसका 3 पार्ट है, फिर फोराइड, फोराइड ये मिडल लेयर है, ठीक है, मिडल लेयर, उसको यूवियल लेयर भी कहते हैं। ये एंटीरियर साइड पे ये इस तरह थिक है, ये थिक है। इस थिक पार्ट को मिडल लेयर को सीलियरी बॉडी कहते हैं, सीलियरी बॉडी। और ये सीलियरी बॉडी से आयरस निकले हैं। आन की जो हर किसी का जो डिफरेंट, किसी का ब्राउन, ब्लैक, जो ये कलर जो है ये आयरस की वजह से है। तो फिर इसकी से निकले है आयरस, ये आयरस है। ये हर किसी का जो आंखों का जो रंग है वो डिफरेंट है, वो आयरस की वजह से है। और इन आयरस के दरमियान जो स्पेस है उसको प्यूपल कहते हैं, इसको आयरस, और इस स्पेस को प्यूपल कहते हैं, प्यूपल। और इसमें इधर लेंस होती है, लेंस। ये लेंस सीलियरी बॉडी से अटैच है सस्पेंसरी लेगामेंट पे। तो लेंस सस्पेंसरी लेगामेंट पे, सीलियर सस्पेंसरी लेगामेंट, और ये है लेंस। तो लेंस सीलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लेगामेंट पे अटैच है। इस एंगल को, ये कॉर्निया और आयरस के दरमियान, कॉर्निया और आयरस के दरमियान एंगल है, उसको इरिडो कॉर्नियल एंगल कहते हैं, इरिडो कॉर्नियल
एंगल। अब ये पोस्टीरियर सेगमेंट है और जो लेंस से आगे है वो इंटीरियर। फिर उसकी दो पार्ट है, जो आयरस के पीछे है पोस्टीरियर चैम्बर और इंटीरियर चैम्बर। जब ये सीलियरी बॉडी बनाता है एक्वस ह्यूमर वाटर है, उसकी प्रोडक्शन होती है। और पीछे जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसमें वेट्रस ह्यूमर होता है। ये आई की जो बाल शेप है ये इस वेट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर ने बनाया है। तो अब जब ये सीलियरी बॉडी ये एक्वस ह्यूमर बनाता है तो पोस्टीरियर चैम्बर में आता है, फिर ये जाता है इंटीरियर चैम्बर में। फिर ये इंटीरियर चैम्बर में ये एरोडोकोर्नियल जो एंगल है इसमें ट्रिबुकुलर मेशवर्क है। ट्रिबुकुलर मेशवर्क एक स्पंज लाइक टिश्यू है जो इसको एब्जॉर्ब कर देता है, और जब ये एब्जॉर्ब करे तो फिर ये डालता है स्लेम्स केनाल में, और स्लेम केनाल से फिर ये एपिस्क्लेरल वेन और वेन में उसकी ड्रेनेज होती है। अब अगर ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो फिर उस कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा हो, या अगर मैं जो इधर ये एंगल को ब्लॉक करूं, ट्रेबिकुलर मेशवर्क में मसला हो, तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब नहीं होगी तो फिर एक्वस ह्यूमर इधर ज्यादा होगी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन, दोनों कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। तो पाइलोकार्पिन ग्लूकोमा में हम दे सकते हैं। ये इंक्रीज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो ये इंक्रीज कर देता है। तो फिर एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो इंक्रीज कर देता है, मतलब ये वेन में एक्वस ह्यूमर डालता है, तो फिर आई में जो एक्वस ह्यूमर की प्रेशर है वो कम होगी। तो ये यूज करते हैं हम ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा अगर एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए सीलियरी बॉडी से, तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं ओपन इंगल ग्लूकोमा। ये तो इंगल में मसला नहीं है, ट्रिबिकुलर मेशवर्क में तो मसला नहीं है, तो ओपन इंगल ग्लूकोमा। अगर मसला इस एंगल में हो, ट्रिबिकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो, वो एक्वस ह्यूमर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो फिर क्लोज्ड इंगल ग्लूकोमा। क्लोज्ड इंगल ग्लूकोमा में ज्यादा प्रेशर बढ़ेगी और दर्द भी ज्यादा होगी। तो ग्लूकोमा में हम पाइलोकार्पिन देंगे। दूसरा जोगरन सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जो जिसमें ड्राई माउथ, ड्राई आई और इसके साथ साथ अर्थरल्जिया और मुख्तलिफ सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये क्या कराता है, सैल्यूलर ग्लैंड पे जब M3 रिसेप्टर काम करे तो स्लाइवेशन, और लैक्रिमल पे टीयर प्रोडक्शन तो लैक्रिमेशन। तो जोगरन सिंड्रोम में हम ये दे सकते हैं जोगरन सिंड्रोम। जोगरन सिंड्रोम में ड्राई माउथ होगी, ड्राई आई होगी और आर्थ्रल्जिया, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व। ठीक है, तो ड्राई माउथ और ड्राई आई के लिए हम पाइलोकार्पिन दे सकते हैं। अब उसकी साइड इफेक्ट पाइलोकार्पिन की क्या होगी, तो ये स्लज सिंड्रोम कराता है। साइड इफेक्ट स्लज सिंड्रोम, स्लज सिंड्रोम। इस पर स्लाइवेशन इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, तो इंक्रीज स्लाइवेशन। फिर आई पार, एल पार, ये एल है स्लाइड, एल पार इंक्रीज लैक्रिमेशन, एल पार लैक्रिमेशन, और यू पार यूरिनेशन। और डी पार ये स्वेट ग्लैंड को भी एक्टिवेट कर देते हैं, तो डायपोरेसिस। टू डी पार डायपोरेसिस स्वेटिंग को कहते हैं डायपोरेसिस। और ये M3 रिसेप्टर GIT में भी है।
अगर वो एक्टिवेट करे तो जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज, तो डायरिया, इंक्रीज स्वेट। और जी पार, ये जीआईटी की जो मसल है उसकी कंट्रैक्शन कराते हैं, तो जीआईटी क्रैम्प्स, जीआईटी जीआईटी की क्रैम्प्स, ठीक है। और ई पार एमएसएस, ई पार एमएसएस, एमएसएस का मतलब है वोमिटिंग, ई पार, जी पार, ई पार, एमएसएस, एमएसएस वोमिटिंग को कहते हैं। ये कीमो ट्राइगर रिसेप्टर जोन में को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होगी, तो ये स्लच सिंड्रोम करा देता है। और चौथा जो है वो इसिटाइल कोलिन है। इसिटाइल कोलिन जो हम इसिटाइल कोलिन तो बॉडी में बनते हैं, जो हम बाहर से देते हैं तो फिर एक्सोजीनियस इसिटाइल कोलिन है। एक्सोजीनियस इसिटाइल कोलिन एक तो हाफ लाइफ उसकी कम है, शॉर्ट हाफ लाइफ है, दूसरा उसकी साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो वो क्लिनिकली यूज नहीं होते। तो इसिटाइल कोलिन सिर्फ इतना लिख लें कि वो भी एक्सोजीनियसली अवेलेबल। एक्सोजीनियसली जो एसिटाइल कोलिन हम देते हैं, not clinical important due to short half life, अनवांटेड साइड इफेक्ट उसके ज्यादा है, तो एंड अनवांटेड साइड इफेक्ट। तो ये थे डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कल हम इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ेंगे।